में मतदान प्रतिशत क्या कुछ रहा, जल्दी से आपको दिखाते थे। पीलीभीत में दोपहर 1 बजे तक 41.23% मतदान हुआ है। तो ये चौथे चरण का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। खीरी में दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हैं तमाम जिलों के। सीतापुर में 1 बजे तक 36.98% मतदान हुआ है, तो लगभग 37% मतदान। हरदोई की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 6.29% मतदान की खबर सामने आ रही है। और उन्नाव में दोपहर 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव में अभी 1 बजे तक की जो खबर है आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 35% मतदान हुआ है दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े। रायबरेली की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान हुआ है। उन्नाव में 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है। लखनऊ में दोपहर 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है। तो मतदान की जो रफ्तार है वो थोड़ा धीमी नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में जहां जहां भी इस वक्त कहा जाए कि जो मतदान हो रहा है वहां के जो ताजा अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूज पर। वादा में दोपहर 1 बजे तक 37.66% मतदान हुआ है और उन्नाव में दोपहर 1 बजे तक 35.01% मतदान हुआ है। तो इसी खबर पर आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणविजय जी जुड़ गए हैं। रणविजय जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो बहुत ज्यादा प्रतिशत निकलकर सामने नहीं आ रहा है। सर, लखनऊ की बात की जाए तो मात्र 35% मतदान हुआ है दोपहर 1 बजे तक। लखनऊ सारी मतदाता है, सारी मतदाता लाइट बोर्ड नहीं लगा होगा जी। हाँ ठीक है बताओ। कहा गया है कि वो सेकेंड हाफ में अरे ज्यादा अल्लाह निकलता है तो हो सकता है निकले, लेकिन एक बात जरूर जो आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। सर, आपको बता दें कि चौथे चरण का जो चुनाव है वो लगातार जो मतदान है वो जारी है। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 1 बजे तक बहुत ज़्यादा कहा जाए कि तेज़ी से मतदान नहीं हुआ है। लखनऊ में 35% मतदान हुआ है। वहीं पर आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर मतदान हो रहा है वहां भी बहुत ज़्यादा मतदान की खबरें नहीं आ रही। पूरे यूपी की बात की जाए तो मात्र 37.45% मतदान हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक अगर बात की जाए तो ये आंकड़े 1 बजे तक आपको बता दें कि 37.45% मतदान की खबर आ रही है। रणविजय जी, पूरे उत्तर प्रदेश का अगर ओवरऑल देखा जाए तो 37.45% मतदान हुआ है। सर, क्या इशारा कर रहा है ये? सर, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, आप अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो। हम कह रहे हैं इसके दोहरे जी अर्थ निकल रहे हैं। जी सर। एक तो ये कि लोगों में निराशा है जी तो वो नहीं निकल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में व्यापारी है, जी शहरी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी है, जी कस्बाई एरियाज में भी यही हालत है। जी तो वो लोग जो व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जी ये उतने उत्साहित नहीं है, वो परेशान है। जी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि शहरी थोड़ी मानसिकता ये होती है कि वो लोग निकलते ही हैं दोपहर के बाद बहुत तेजी के साथ। जी तो अभी ये कह देना 1 बजे से कि कम है और मेरे समझ से 37% है तो जाएगा 53-57% तक मतदान जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। सर, किस बात को लेकर निराशा है लोगों में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग इस वजह से नहीं निकल रहे? नहीं, मैं विरासत बता रहा हूँ कि बड़े रोजगार है नहीं, जी कर्मचारी नाराज है, जी उसको पेंशन की समस्या है, उनके तरह तरह की शिकायतें हैं, महंगाई है, जी सारी महिलाएं भी, गैस महंगी, बिजली महंगी। जी तो
उसके नाते भी लोगों में निराशा है। व्यापारी उनका कोविड के नाते 2 साल से उनका व्यापार ठप हो गया, रिटेल खत्म हो गया, इसलिए वो लोग उतना उत्साह से अभी निकल नहीं रहे। जी सर, अब एक बहुत बड़ा मुद्दा सर, कहा जाए कि जो आवारा जानवर है उनका एक मुद्दा है, लेकिन इस बार चौथे चरण के चुनाव प्रचार से पहले, पांचवें चरण के प्रचार से पहले, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम इसका भी कोई ना कोई उपाय करेंगे, इस पर सर क्या कहेंगे आप? का वर्षा जब कृषि सुखानी, का राजा जब प्रजा दुखारी। जी 5 साल तक लोगों ने छुट्टा जानवरों को लेकर के, आपको पता है कि लोगों के आलू, जी लोगों सर। के गन्ना, लोगों की फसल जी बची नहीं खा जाते हैं। जी और ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायतें नहीं होती। जी आप इसका समस्या 5 साल बाद खोजेंगे, जी मतलब आपको 5 साल तक ये जमीनी हकीकत का पता नहीं था। तो आपका जनता से डिस्कनेक्ट है, आप जनता से कटे हुए हैं, और जी आज फिर से आप अवसर मांग रहे हैं। ये जनता को बहुत अपील नहीं कर पा रही है। ये बात कहने में ठीक है, एक बड़े लोग बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जी लेकिन मुख्यमंत्री जी से तो हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई 5 साल आप कहाँ थे? जी आपका हेलीकॉप्टर एक दिन रुकता नहीं था, जी और आपको ये बात पता नहीं लगती थी। आपके जनप्रतिनिधि कहाँ गए? आप जनप्रतिनिधि से मिलते नहीं थे, जी तो आपको कुछ पता नहीं है इसके माने। जी नौकरशाह देश, प्रदेश और देश चलाता है, जी उसको क्या सर, पता? सर जिस इसी तरह से कमरों में भारतीय बंद जनता आदमी को पार्टी के जमीनी जो तमाम हकीकत नेता थोड़ा है, पता चाहे वो लगती है। योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो, परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। लेकिन आज श्रावस्ती में जिस तरह से अखिलेश यादव अभी कुछ देर पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अखिलेश यादव ने भी अब कहा जाए कि जो परिवार को लेकर हमले करना शुरू कर दिए हैं। आज उन्होंने कहा कि जिनका परिवार नहीं है, परिवार का दर्द क्या जानेगा। तो ये जो परिवार को लेकर जो लगातार बयानबाजी हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक सवाल आपके जरिए दर्शकों से पर छोड़ता हूं जी कि परिवारवाद तो एक ऐसा है कि ये नेहरू काल के बाद से लोहिया जी के समय से ही ये बात शुरू हो गई। जी तो ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी में भी अब अगर आप फेरस उठा के देखिएगा तो होगा। जी अति जो है वो कहीं भी हो वर्जित होती है, जनता उसका जवाब देती है। जी लेकिन ये बात जो अखिलेश जी ने उठाई कि परिवार जिनके पास नहीं है वो परिवार का दर्द क्या जाने, जी ये बात उनकी दूसरी तरफ की। जी उनका ये कहना कि भाई परिवार है तो परिवार करेगा क्या, नेता है तो नेता का लड़का क्या करेगा, जी वो भी कोशिश करेगा कि भाई बाप की विरासत पाए। जी भाई हमारे बाप किसान है तो हम किसानी को चाहेंगे कि भाई किसानी हमारी प्राइड है। लेकिन ये अकेले जब आप ये परिवारवाद उठाते हैं तो जनता वहीं पीछे से सवाल करती है कि आप बताइए महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, जी आपके प्रदेश की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति है उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। जी नौकर कर्मचारी पूछ रहा है कि हमारी पेंशन का क्या होगा जो पेंशन पुरानी हम मांग रहे हैं। जी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई खाने पीने की नून से लेकर तेल तक सब महंगा हो गया है। जी ये कह देना कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, और बीजेपी के लोग ये बात जरूर बोल रहे हैं कि हम तो एक लाभार्थी मतदाताओं का श्रृंखला तैयार कर दिए हैं, तो वो वोट हमको देंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे तो उन्होंने बोला जी कि हमने कोविड का टीका लगवाया है, जी मुफ्त में आपको लगा कि नहीं। अरे
आपने मुफ्त में क्या लगाया भाई? आप हम टैक्स पेयर हैं, हम तो टैक्स देते हैं जी आप कोई भी चीज खरीदिए जी उस पर आपको सेस से लेकर के हर तरह का टैक्स देना पड़ता है। तो जी आपसे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो टैक्स लिया ही जा रहा है। जी गरीब भी टैक्स दे रहा है और अमीर भी टैक्स दे रहा है। जी तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे। हमारी चीज हमको वापस करके आप हमको, ठीक है, जनता को धीरे धीरे समझ में आएगा। जी जी तो सर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से 59 सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है, आज उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में चुनाव हो रहा है। चौथे चरण में मतदान का जो प्रतिशत है 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 37% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। निश्चित तौर पर ये जो रफ्तार है कहीं ना कहीं धीमी ज़रूर है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब तक मतदान की जो सीमा है उस तक जो मतदान प्रतिशत है वो ठीक ठाक पहुंच जाएगा। तो तमाम चौथे चरण में तमाम कहा जाए कि जो दिग्गज है उनका भी भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। और चाहे बात की जाए लखनऊ में जिस तरह से तमाम दिग्गज हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो अनुराग भदौरिया हो, ये जो तमाम दिग्गज हैं वो आज उनकी किस्मत का फैसला, उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला जनता तय करेगी। और आज ये तय हो जाएगा कि इन राजनीतिक दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लेकिन लगातार चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है और चौथे चरण में 9 जिलों की कुल 59 सीटों पर मतदान लगातार सुबह 7 बजे से चल रहा है। तो चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। तमाम भीड़ जो है वो मतदान स्थलों पर देखी जा रही है, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा धीमे बना हुआ है। तो लगातार चौथे चरण का जो मतदान प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लखीमपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़ गए हैं, रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़ गए हैं, तो वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार और विजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, आपके पास आते हैं लखीमपुर से। लखीमपुर की अगर 1 बजे तक जो मतदान हुआ है उसकी बात की जाए तो क्या कुछ कहा जाए कि संकेत दे रहा है ये मतदान का जो प्रतिशत है? देखिए, लखीमपुर की अगर 1 बजे तक के मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर सरकारी आंकड़े के हिसाब से अभी 40% मतदान हो गया है। हम आपको बता दें, जिलाधिकारी लखीमपुर लगातार ये कह रहे थे, ये प्रयास कर रहे थे और उन्होंने स्लोगन दिया था कि मतदान इस बार 90% के पार। जबकि अगर पुराना इतिहास उठाया जाए तो लखीमपुर में 2017 में मात्र 63 से 64% मतदान हुआ था। ऐसे में जो उनकी कोशिश थी उसका संपूर्ण असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक 6 घंटे हो गए, 6 घंटे अगर अभी की बात करें तो 7 घंटे हो गए। 7 घंटों में मतदान अगर 40% है और बाकी चूंकि सुबह से ही लोगों की कोशिश होती, जो मैसेज दिया गया था कि बाद में चूल्हा चौकी होगी, पहले मतदान होगा, पहले मत के लिए, तो वो दिखा भी था सुबह से लाइन, लंबी लंबी लाइनें। ऐसे में 40% मतदान 7 घंटे में और बचे हुए घंटों में कितना % मतदान होगा? तो जो इनका प्रयास था, जो दावा किया जा रहा था, उस प्रयास के बाद, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से करोड़ों रुपया आज मतदान केंद्रों पर खर्च किया है, जहां सारे मतदानों को धन की तरह सजाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आप लखीमपुर की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार मतदान चल रहा है, लेकिन फिलहाल आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता, ये कुछ सुनाते हैं। नए लगभग 20 लाख सदस्यों को पार्टी, आम आदमी पार्टी परिवार में जोड़ा गया है, जिन्होंने सदस्यता ली है। ये जो सदस्यता है इसमें हमने मिस कॉल नंबर जारी किए थे, उसके माध्यम से मेंबर बने। दूसरा, बूथ वाइज हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने जाकर के डोर डोर मेंबर्स बनाए। तीसरा, जगह जगह कैंप लगाए गए जिसके माध्यम से लोग सदस्य बने। ये जो नए सदस्य बने और जो पुराने मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के,
इन सभी लोगों को जो उसमें सक्रिय रूप से एमसीडी में बदलाव के काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के साथ अब अगले चरण में 13,000 जो बूथ हैं दिल्ली के अंदर, उस पर पार्टी बूथ संवाद शुरू करने जा रही है। ये बूथ संवाद कल 24 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा। इस बूथ संवाद में हर बूथ पर जो पुराने सदस्य हैं और जो नए सदस्य बने हैं, उन सब को बुलाया जाएगा। उसमें एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट शासन रहा है, जो चारों तरफ कूड़ा कूड़ा दिल्ली बना हुआ है, इस परिस्थिति से कैसे निजात पाया जाए, कैसे एमसीडी में बदलाव किया जाए, एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाए, इस पर चर्चा किया जाएगा। और हर बूथ पर जो सक्रिय सदस्य हैं, जो अगले एमसीडी के चुनाव तक समय देने को तैयार हैं, उन लोगों की बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। हर बूथ पर कम से कम 20 सदस्यों की ये हमारी बूथ कमेटी बनेगी। उससे ज्यादा भी अगर एक्टिव लोग हैं तो उनको भी जिम्मेदारी हम देंगे। इन बूथ संवाद में इन नए नियुक्त जो बूथ कमेटी मेंबर्स हैं, उनको वहीं पर अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किया जाएगा, जिससे कि अगले चुनाव तक इन बूथ कमेटियों के माध्यम से बूथ विजय का जो अभियान है उसको पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ 12 और 13 मार्च को पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में एमसीडी बदलाव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता, वहां के विधायक और पार्टी नेताओं के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में ये 12 और 13 मार्च को एमसीडी बदलाव यात्रा पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग निकालेंगे। और उस बदलाव यात्रा के माध्यम से एमसीडी के चुनाव का शंखनाद हम करेंगे। तो ये एमसीडी चुनाव को लेकर के पार्टी ने अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। जो बूथ स्तर से हम इस तैयारी को शुरू कर रहे हैं, और हमें भरोसा है कि जिस तरह से जनता का रिस्पांस मिला है और जिस तरह से लोग इस भ्रष्ट भाजपा की एमसीडी की सरकार से परेशान है, वो इस अभियानों के माध्यम से हम इसको सफलता की मंजिल तक ले जाएंगे। दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। साथियों, पिछले जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, तब से लगातार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो शासन रहा है एमसीडी का, उसको दिल्ली की जनता में ले जाने का प्रयास कर रही है। हमने कई बार डोर टू डोर किया। हमने लगभग 2,500 सभाएं की, हर मंडल पे सभाएं की, और हमने एक मेंबरशिप कैंपेन शुरू किया। उस मेंबरशिप कैंपेन का जो सबसे कोर लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को गंदा कर दिया। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के नेता, उनको आप सुन रहे थे। और अब आप चर्चा करते हैं लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है, चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है, और इसी पर बात करने के लिए तमाम जगहों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लखीमपुर से आमिर रजा हमारे साथ बने हुए हैं, रायबरेली से हमारे साथ मनीष बने हुए हैं, तो लखनऊ शिव सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आमिर, आपके पास, आप अपनी बात पूरी करिए। लखीमपुर में बात कर रहा हूँ, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो वोट डालने के लिए आए थे, उसके बाद क्या उन्होंने मीडिया से कोई बात की? देखिए, आपको बता दें, जब से ये जो चिकुनिया कांड हुआ है, शुरुआती दौर में तो अजय मिश्रा टेनी मीडिया के सामने आए, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से आरोप उन पर
तय होते गए। उसके बाद मीडिया से दूरी बना ली, यहाँ तक कि मीडिया से उन्होंने मीडिया के साथ हाथापाई की। तो उस तारीख से आज तक मीडिया के सामने वो नहीं आए हैं। आज उन्होंने अपने बनवारीपुर, जो उनका गांव है जहां पर घटना हुई थी, उस घटना से थोड़ी दूर पर उनका गांव बनवारीपुर है, वहां पर उन्होंने अपने मतदान केंद्र पर वोट डाला। लेकिन मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मीडिया से किसी भी तरीके से बात ठीक है आमिर, लौटेंगे आपके पास। शिव सागर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव सागर जुड़े हुए हैं। शिव, आपके पास आते हैं। लखनऊ का जो मतदान प्रतिशत है, अगर उसकी बात की जाए तो बेहद कम नजर आ रहा है। अनुराग भदौरिया जिस सीट से, लखनऊ पूर्व की सीट से जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर अगर बात की जाए तो सबसे कम 32% मतदान हुआ है। क्या संकेत दे रहा है शिव? नगरों की तो खासतौर से बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा महानगर इस चीज में काफी फिसड्डी कह सकते हैं उनको हम, क्योंकि ये लहजा मैंने इसलिए बोला, फिसड्डी इसलिए बोला क्योंकि मतदान की नजर पे बाद में आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं वोटर, लेकिन जब मतदान करने का समय आता है उस समय अगर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। तो अगर अब आज वही दौर चल रहा है, मतदान करना है, लोकतंत्र का यह पर्व है, लेकिन लोग निकल नहीं रहे हैं। तो मतदान का प्रतिशत है बिल्कुल इसमें जागरूकता के कार्यक्रम किए गए। जी बिल्कुल। शिव सागर लौटे आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मनीष का रुख करते हैं। मनीष रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, और रायबरेली की अगर बात की जाए तो अदिति सिंह प्रत्याशी है और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है रायबरेली में? जी बिल्कुल। बात करें रायबरेली की तो रायबरेली में अदिति सिंह है, स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी है और यहाँ पर वर्चस्व भी अखिलेश सिंह का रहा है। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद अदिति सिंह मैदान में आई है और पिछली बार कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस सदस्य सीट भी निकाली थी, लेकिन अब की बार उन्होंने जो है कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी का दामन थामा है। फिलहाल अगर बात करें सदर की तो सदर से इस समय अदिति सिंह पूरे तरीके से चुनाव मैदान में है और पूरे तरीके से उनका वित्त परचम लहराने की बात भी सामने आ रही है। अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो रायबरेली में 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत 40.44% हो चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं अगर लगातार जो बात की जा रही 6-7 घंटों में इनका जो परसेंटेज बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कुल मिला के ये 6 बजे तक का परसेंट बहुत ही कम रह जाएगा। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन जिलाधिकारी श्रीवास्तव है, उन्होंने कई मतदाता जागरूकता रैलियां निकाली है, लेकिन वह कहीं ना कहीं फेल जरूर नजर आई है। उनका कहना था कि 90% मतदान होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं 60 के आसपास ही लुढ़कता हुआ रायबरेली में नजर आ रहा है। जी ठीक है मनीष, जिस तरह से कहा जाए कि प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया, मैं अभी सुन रहा था, प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर विपक्ष एक होकर लड़ता तो इसका फायदा मिल सकता था। रायबरेली की बात की जाए तो फिर रायबरेली में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कहा कि अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो तमाम तरह के कारखानों का निर्माण हुआ। क्या इससे भाषण का रायबरेली की जनता पर असर होगा? और कांग्रेस की क्या हवा का है रायबरेली की अगर बात की जाए? बिल्कुल, जहां तक अगर बात करें तो रायबरेली एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन रही बात कांग्रेस की, तो जिस समय कांग्रेस ने यहां पर लगभग 3 से दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां भी लगाई थी और वो फैक्ट्रियां चल भी रही थी और रोजगार भी यहाँ के लोगों को, रायबरेली वासियों को मिल भी रहा था। अगर आईटी की बात करें तो आईटीआई भी एक ऐसी फैक्ट्री थी जहां पर हजारों एम्प्लॉय काम करता था और यहाँ पर जो है कई सैकड़ों बसें भी लगी थी एम्प्लॉय को ले जाने के लिए, लेकिन उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो ऐसे अगर बात करें तो कई फैक्ट्रियां ड्रॉप हो गई है और लोगों का उनका जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं छिन गया है। तो उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पहले की थी उसमें और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जमाने की जो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता उनसे पूरी तरीके से बोर हो चुकी है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि रायबरेली में जो कांग्रेस का वर्चस्व है वो कम होता जरूर नजर आ रहा है। जिस तरह 2017 की बात करें तो 2017 में भी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन अगर वही बात करें तो वही 2 सीटों के जो विधायक थे वो बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि रायबरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त होने की तरफ इशारा कर रहा है। जी ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद ये जो महाकवरेज है, लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है, चौथे चरण का जो मतदान चल रहा है, उसकी कवरेज न्यूज पर लगातार जारी रहेगी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुइया चलो छैया छैया मैं वोट डारूं, गुइया चलो छैया छैया मैं वोट डारूं, हम सबके अधिकार बनत है, अरे डारूं वोट छैया छैया मैं वोट डारूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां।
और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime. 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यूपी का रण, चौथा चरण लगातार जारी है। चौथे चरण की जो मतदान प्रक्रिया है भले ही धीमी हो, लेकिन लगातार वोटर जो है वो लंबी लंबी लाइनें बूथ के बाहर लगी हुई दिखाई दे रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जब तक ये मतदान की जो सीमा है वो समाप्त होगी तब तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। तो हमारे साथ जो तमाम संवाददाता आप लोग जो जुड़े हुए थे, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह से ये चौथे चरण का जो मतदान है वो लगातार अभी भी जारी है और जब तक ये मतदान की प्रक्रिया खत्म होगी वो से वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।